हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बुक में आपका स्वागत है। और जैसा कि प्रतियोगिता दर्पण का हम सीरीज चालू कर चुके हैं, तो आपके सामने प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2022 का ये अंक है। और इसमें आर्थिक समीक्षा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका भी जो विशेष बात है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 और केंद्रीय बजट 2022-23 दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे देखें तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 पे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं कि जो बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम यही करेंगे। और यहाँ पे अगर देखें तो ये विशेष अंक है जहाँ पे आर्थिक परिदृश्य वर्तमान एवं भविष्य, आर्थिक समीक्षा 2021-22, केंद्रीय बजट 2022-23 और महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाएं मिशन अभियान के बारे में ये अंक में विशेष है। और तो इसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में कुल खपत अर्थात टोटल कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान आर्थिक समीक्षा 2021-22 में लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अर्थात 7%। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 7% का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में 8.0 से 8.5% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसा निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया गया है? तो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला, कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध टीकाकरण कार्यक्रम में अधिकांश आबादी का शामिल होना। दूसरा, आर्थिक गति तीव्र होना। तीसरा, आपूर्ति पक्ष सुधारों के दीर्घकालिक लाभ। तो ये जो आर्थिक सकल जीडीपी में 8 से 8.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, किस कारण पे लगाया गया है? तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जैसे कोविड-19 से निपटने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम लाया गया और उसमें लगभग भारत के 75% से अधिक आबादी का टीकाकरण हो चुका है, तो आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है, ये भी सही है। आर्थिक गति तीव्र हुआ है, इसके कारण बिल्कुल सही है। और आपूर्ति पक्ष सुधारों के दीर्घकालिक लाभ हैं, जो सुधार हुए हैं, कुछ योजनाएं लाई गई हैं, उसका दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है। तीनों स्टेटमेंट सही है, इस कारण इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 2019 से 20 एवं 20 से 21 में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष में रहा है। स्टेटमेंट 2 है, 31 दिसंबर 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में 634 बिलियन डॉलर जमा थे। तीसरा, 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार विदेशी विनिमय भंडार 13.2 महीने के आयात के बराबर है। तीनों स्टेटमेंट सही है। 2019-20 और 2020-21 में भुगतान संतुलन अधिशेष में रहा है, अर्थात जो हम निर्यात किए हैं उसका मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है। जब निर्यात ग्रेटर देन आयात होता है तो उसे भुगतान संतुलन अधिशेष कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन, 633.6 बिलियन था, तो 634 बिलियन कहा जा सकता है, ये भी सही है। और इसका जो इतना बिलियन डॉलर जमा है वो 13.2 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। आर्थिक समीक्षा में यह भी बताएगी। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रचलित भावों पर सकल मूल्य वर्धन में, यानी कि सकल मूल्य वर्धन का अर्थ है GVA, ग्रोस वैल्यू एडेड,
में कृषि एवं संवर्ध क्षेत्र, उद्योग, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी के बारे में निम्नलिखित कौन सा वर्ग सही है? तो कहा गया है कि जीबीए में जो योगदान है उसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का कितना % योगदान रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। और इसका सी इज द राइट आंसर। सी क्या है? अर्थात कृषि का जो योगदान है 18.8% है, उद्योग का जो योगदान है जीबीए में 28.2% और सेवा का योगदान 53% के बराबर है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है अप्रैल दिसंबर 2021 की अवधि में भारत का माल और सेवाओं का निर्यात असाधारण रूप से मजबूत रहा है। स्टेटमेंट 2, वर्ष 2021-22 अर्थात प्रथम अग्रिम अनुमान में प्रचलित भावों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में निर्यात का हिस्सा 20.1% रहा है। और स्टेटमेंट 3 है वर्ष 2021-22 प्रथम अग्रिम अनुमान में प्रचलित भावों पर भारत के आयात सकल घरेलू उत्पाद के 23.1% रहे हैं। तो ये भी तीनों स्टेटमेंट सही हैं और इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कोविड-19 महामारी के दौरान आपदा को रोकने के लिए गठित सुरक्षा जाल के प्रमुख उपायों में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कारगर रहा है? पूछा जा रहा क्वेश्चन कि कोविड-19 का जो संक्रमण था उसको रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें कौन सा उपाय जो रहा कारगर रहा है? स्टेटमेंट 1, महिला जन धन खाता धारकों, विधवाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों, किसानों के खाते में नकद हस्तांतरण अर्थात जो डीबीटी किया जा रहा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। स्टेटमेंट 2, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न वितरण, जो 5 kg राशन पर माह अतिरिक्त वितरण किया जा रहा था उसके बारे में यह है। स्टेटमेंट 3, मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि और अधिक आवंटन, मनरेगा के बारे में आप जानते होंगे। और स्टेटमेंट 4 जो है उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 3 मुफ्त सिलेंडर, तो उज्ज्वला योजना में 3 मुफ्त सिलेंडर प्रति वर्ष देने की बात कही गई थी। तो पूछा जा रहा है कि कोविड-19 के महामारी को रोकने के लिए जो उपाय थे उसमें कौन सा कारगर है? तो डीबीटी अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे नागरिकों को लाभ होगा, यह कारगर रहा। अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न वितरण 5 kg का वितरण भी हुआ, यह भी कारगर है। मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि करेंगे तो नागरिकों के लिए सुविधा ही होगी, ये भी सही है। और 3 मुफ्त सिलेंडर, यह भी नागरिकों के लिए फायदेमंद की बात है। चारों जो उपाय हैं कारगर हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थात अप्रैल 2020 से दिसंबर 2021 सरकार द्वारा चयनित 80 उच्च आवृत्ति संकेतकों अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स निम्नलिखित में से किस संकेतक में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है? 4 संकेतक दिए गए हैं। पहला, ईंधन की खपत और मुद्रा आपूर्ति, मनरेगा के तहत कार्य सृजन और रेलवे माल यातायात। तो इन सब में देखें तो मुद्रा आपूर्ति सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर। बाकी सारे जो ईंधन की खपत है मनरेगा के तहत कार्य हैं और रेलवे माल यातायात, इन सब में डिक्रीमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, नवंबर 2021 के अंत तक विदेशी विनिमय के प्रारक्षित कोषों के भंडार के मामले में विश्व में घटते क्रम में देशों का कौन सा क्रम सही है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज द सही आंसर, क्योंकि चीन नंबर 1 पे है, जापान दूसरे नंबर पे है, स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पे और भारत चौथे नंबर पर है। तो विदेशी भंडार का जो कोष है उसमें चीन सबसे 1 नंबर पे है, जापान दूसरे पे है, स्विट्जरलैंड तीसरा है, भारत चौथा है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 2 कथन दिए गए हैं यहाँ पे। भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादनीय आस्ति का अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 7.5% से घटकर सितंबर 2021 में 6.9% हो गया है, यह सही है। स्टेटमेंट 2 है कि भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों
में पूंजीगत जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 15.84% से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में 16.52% हो गया। यह भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता? क्वेश्चन को आसान ध्यान से पढ़ना है। कौन सा सूचकांक जारी नहीं किया जाता पूछा गया है। तो पहला वर्तमान स्थिति सूचकांक, बी है रियल एस्टेट मूल्य सूचकांक, सी है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सूचकांक और डी है बाल्टिक सूचकांक। तो ए बी सी जो है ये तीनों जारी किए जाते हैं और डी जो है बाल्टिक सूचकांक नहीं जारी किया जाता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो चालू खाते का घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा। अगर आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे तो राजकोषीय घाटा के बारे में पढ़ेंगे, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा। बी सी डी राजकोषीय संकेतक है, जबकि ए चालू खाते का घाटा संकेतक नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार 11 MCQ आर्थिक समीक्षा 2021-22 पर आधारित जो थे इस वीडियो में हमने किए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें। इसी प्रकार हम आगे भी प्रतियोगिता दर्पण में जो महत्वपूर्ण खंड दिए हुए हैं उसका वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।